इस समय हवा का बहाव अपने खिलाफ जरूर है, मगर इसका अर्थ एक कतई नहीं है कि हम अपना काम छोड़ दें, अपनी दिशा से भटक जाएं। लगे रहिए, डटे रहिए, और एक दिन आएगा जब ये हवा अपनी मुट्ठी में ना से अपने साथ जरूर हो। आज करें +2 बायोलॉजी, जिसमें आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो होगा अनदर पाथवे और अदर पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। इस लेक्चर वीडियो में अपने सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरह से जब ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल परफॉर्म नहीं होते, नहीं चल रहे होते, चाहे वो कोई भी रीजन रहा हो, उसके बदले में कुछ और ऑल्टरनेटिव पाथवे देखने को मिलते हैं, वैकल्पिक पाथवे, वैकल्पिक पथ देखने को मिलते हैं। किसी भी कंडीशन में, किसी भी अवस्था में, किसी स्टेट के अंदर अपने को अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू या क्रैब साइकिल के थ्रू देखने को नहीं मिलता, उसके बदले में अपने कुछ ऑल्टरनेटिव पाथवे या अदर पाथवे देखने को मिलता है, जिसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज टूटता है रेस्पिरेशन के दौरान, और उससे अपने को एटीपी का प्रॉफिट होता है, एटीपी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, काम चलता है अपना। तो वो पाथवे दो अपने पढ़ने वाले हैं। पहला है BBB पाथवे या HMP पाथवे, और दूसरा है इंटरनल डिओड्रॉफ पाथवे। ये पहले अपना जो पाथवे रहेगा HMP या BBB पाथवे, इसको एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा। HMP का बनता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट। कुछ नहीं है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। तो 6 कार्बन वाली शुगर को क्या बोलते हैं? हेक्सोज। तो हेक्सोज M का बनता है मोनो और P का बनता है फॉस्फेट। ये वो पाथवे। क्यों बोला गया इसको? क्योंकि ये पाथवे है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से या ग्लूकोज से ही स्टार्ट होता है। 6 कार्बन वाली शुगर शर्करा से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको HMP पाथवे, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट बोल देते हैं। दूसरा क्या है? BBB पाथवे भी बोला जाता है। BBB पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, यहां लिखा भी होगा BBB पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसका मतलब, इसका अर्थ ये निकलता है कि इंटरमीडिएट बनता है बीच में। ग्लूकोज से तो स्टार्ट होता है, तभी अपने इसको क्या बोलते हैं? HMP पाथवे बोलते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट, मध्यस्थ बनता है एक, जब ये पाथवे या पथ शुरू हो जाता है तो बीच में एक मध्यस्थ या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम है राइबोलोज 5 फॉस्फेट। कहीं लिखा हुआ है राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनता है। और राइबोलोज क्या है? 5 कार्बन वाली कीटो शुगर है। 5 कार्बन वाली ऐसी शुगर है इसमें कीटोन ग्रुप है, तो वो 5 कार्बन वाली शुगर को क्या बोलते हैं? राइबोलोज 5 फॉस्फेट। इसीलिए नाम पड़ गया इसमें पेंटोज, 5 कार्बन वाली शुगर है, इसलिए इसको बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। फॉस्फेट का ग्रुप ऐड है इसके अंदर। ऊपर वाले में भी लिखा हुआ है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट। इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर कहीं ना कहीं एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड है। और इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। सबसे पहले डिस्कवर किया इसको वॉरबर्ग और डिकन्स ने। वॉरबर्ग, डिकन्स ने इसको 1938, वॉरबर्ग और डिकन्स ने इसको 1938 फंगी के अंदर इसको डिस्कवर किया था 1938 कवक के अंदर, वॉरबर्ग और डिकन्स। दूसरा नाम आता है यहां पर रैकर। रैकर है, उन्होंने इसमें जितने भी, इस पाथवे के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन चलती है, जितने भी स्टेप आते हैं, उसकी स्टडी किसने की? सबसे पहले रैकर 1954 में। ठीक है, सवाल कहां से उठता है? सवाल ये उठता है कि कितने एटीपी का प्रॉफिट हो जाता है अपने को, इससे कितना एटीपी अपने को गेन होगा? तो बोलेंगे 36 एटीपी। वो किससे होगा? इसमें 12 NADPH2 बनते हैं। अपने पढ़ चुके हैं कि एक NADH2 से अपने को 3 एटीपी का गेन होता है, वो मिलता है। यहां पर सिर्फ फॉस्फेट और ऐड कर रखा है, NADPH2 लिखा हुआ है, NADPH2। बात वही है, NADH2 और इसमें ऐड हो गया एक फॉस्फेट और, लेकिन मिलेगा इससे अपने को 3 एटीपी का ही प्रॉफिट। तो एक NADPH2 अगर ब्रेकडाउन होगा तो उससे अपने को 3 एटीपी मिलेंगे। तो 12 है तो कितने हो जाएंगे? 36 एटीपी। साथ में दूसरा सवाल उठता है कितने CO2 का डिस्कार्ड देखने को मिलता है, कितने CO2 के अणु है वो निर्मुक्त होते हैं? तो अपने बोलेंगे 6 CO2। 36 एटीपी बनते हैं और 6 CO2 बाहर निकलते हैं। ठीक है, एक सवाल और है, कहां चलता है? वहीं चलता है जहां पर ग्लाइकोलाइसिस देखने को मिलता है, यानी साइटोप्लाज्म में।
कह सकते हैं कोशिका द्रव्य में। लेकिन यहां पर एक और उलटफेर है। लेकिन उलटफेर क्या है, यहां पर ऑक्सीजन नीडेड है, यहां अपने को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ग्लाइकोलाइसिस में अपने देख चुके हैं कि साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है और साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहां पर ये साइटोप्लाज्म में चलता है लेकिन ऑक्सीजन जरूरी है। तो ये अपना एचएमपी या ट्रिपल पी पाथवे का ओवरव्यू था। उसके बाद इसमें स्टेप्स कौन कौन से आते हैं। स्टेप्स हैं 3। अपने शुरुआत में मैंने बताया कि इसको एचएमपी पाथवे इसलिए बोला जाता है कि वो 6 कार्बन वाले शुगर से स्टार्ट होता है, क्योंकि 6 कार्बन वाले शुगर से स्टार्ट होता है, वो है ग्लूकोज। तो यहां पर सबसे पहले लिखा फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6 वाला, और उसके अंदर अपने को क्या जोड़ना है, फॉस्फोराइलेशन करवाना है किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज के अंदर फॉस्फेट ऐड करवानी है और बन जाएगा जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट G6P। क्या बन जाएगा, G6P, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दूसरे स्टेप में यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा और बन जाएगा 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या होगा, अगले स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा और बन जाएगा 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। और बीच बीच में NADPH2 भी फॉर्म होते रहते हैं, जिससे आगे चलकर अपने को क्या मिलेगा, एटीपी का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर यही 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड है, उसका होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन या हिंदी में बोल देते हैं ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण। डीकार्बोक्सिलेशन इसका मतलब विकार्बोक्सिलीकरण बोलते हैं हिंदी में, और इसका अर्थ ये निकलता है कि CO2 बाहर निकलेगी। एक कार्बन का डिस्कार्ड होगा, कार्बन बाहर निकलेगा। किस रूप में निकलेगा, CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। कितने CO2 बाहर निकलते हैं, 6 CO2 बाहर निकलते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। और अपने को मिल जाएगा साथ में जो मेन प्रोडक्ट है अपना, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, जिस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल पी पाथवे बोलते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। राइबोलोज 5 फॉस्फेट इंटरमीडिएट बन चुका है। ये 3 स्टेप अपने इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, ट्रिपल पी पाथवे या एचएमपी पाथवे में। अब यही राइबोलोज 5 फॉस्फेट एक इंटरमीडिएट है जो आगे चलकर डीएनए, आरएनए और बहुत सारे कोएंजाइम का फॉर्म करता है। इससे डीएनए का फॉर्मेशन हो सकता है, आरएनए बनेगा और बहुत सारे कोएंजाइम अपने को देखने को मिलेंगे। ये इंटरमीडिएट है, ये आगे चलेगा और चलेगा और उसके बाद में डीएनए, आरएनए और कुछ कोएंजाइम देखने को मिलेंगे और 6 CO2 बाहर निकलते हैं। तो ये पूरा एक ओवरव्यू है, एक पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया किसका, एचएमपी पाथवे या ट्रिपल पी पाथवे का। दूसरा पाथवे कौन सा है, एंटनर डिओड्रॉफ। ये पाथवे क्या है, कुछ बैक्टीरिया में देखा जाता है। बैक्टीरिया कौन सा, स्यूडोमोनास। कौन से बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के अंदर ये देखने को मिलता है, रेयरली देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है एंटनर डिओड्रॉफ पाथवे। जो स्यूडोमोनास जो स्पीसीज है बैक्टीरिया की, उसके अंदर देखने को मिलता है। ये भी ग्लाइकोलाइसिस की तरह ही चलता है, कहां पर, साइटोप्लाज्म में। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के जो स्टेप्स हैं और इसके जो कुछ स्टेप्स हैं उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है, डिफर होते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होंगे वो ग्लाइकोलाइसिस से डिफर देखने को मिलते हैं, पृथक होते हैं, भिन्न देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेशन में अपना लास्ट टॉपिक रह गया, वो है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, श्वसन गुणांक, RQ शॉर्ट में बोलते हैं। ये होता क्या है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है क्या, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज द रेशियो ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, O2 कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दैट इज RQ। इट कैन बी 0, 1, मोर देन 1। ये O2 और CO2 का क्या है, रेशियो है। CO2 ऊपर लिखा जाता है, O2 है वो बॉटम में लिखा जाता है। O2 का वॉल्यूम, क्योंकि जब अपने रेस्पिरेट करते हैं CO2 अपने क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे, बाहर छोड़ेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। कितनी CO2 प्रोड्यूस की और कितने ऑक्सीजन कंज्यूम की, इनहेल की अपनों ने, कितनी अपनों ने ग्रहण की ऑक्सीजन, किसके दौरान, श्वसन के दौरान, और उस एवज में, उसके बदले में कितनी CO2 बाहर निकाली। इन दोनों का रेशो क्या होगा, वो RQ है। बस उसमें ध्यान ये रखना है, CO2 को ऊपर रखना है, O2 को नीचे रखना है। सबसे पहले दिमाग में आता है कि RQ का मेजरमेंट करने के लिए कौन सी डिवाइस, कौन सा मेथड काम में लेते हैं। तो यहाँ एक अपैरेटस दिया हुआ है, गेनोंग्स रेस्पिरोमीटर। गेनोंग्स का पोटोमीटर भी आता है, लेकिन वो ट्रांसपिरेशन की रेट को मेजर करने के लिए काम में आता है। यहां पर रेस्पिरोमीटर लिखा है, तो रेस्पिरोमीटर है वो रेस्पिरेशन रेट या कह सकते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट को मेजरमेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। यहां पर मैंने कुछ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लिखे हुए हैं,
श्वसनाधार जिसको बोल देते हैं, जिस पर एंजाइम काम करते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम काम करते हैं और उससे अपने को एटीपी का गेन होता है, उससे ऊर्जा मिलती है। तो सबसे पहला आपने पता है एनर्जी का सोर्स क्या है। जब अपने भूख लगती है अपने क्या खाते हैं, कार्ब्स अपने कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, जो अपने पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होगा, जब अपने रेस्पिरेशन करेंगे, O2 इनहेल करेंगे, O2 ग्रहण करेंगे, O2 है वो ग्लूकोज के साथ जुड़ेगी और उसका ब्रेक डाउन कर देगी। और अपने को आरक्यू की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 1। जब अपने ग्लूकोज को कंज्यूम कर रहे हैं या ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उस दौरान उस रेस्पिरेशन में अपने को क्या मिलेगा, आरक्यू की वैल्यू 1 मिलती है। क्यों मिलती है, अपने इक्वेशन पढ़ी होगी। जब अपने लिखते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन कितनी ऐड होती है उसमें, 6 O2, और एरो की उस तरह अपने क्या लिखते हैं, 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 36 और 38 ATPs लिखते हैं। तो 6 CO2 बाहर निकल रही है, 6 O2 ग्रहण हो रही है, तो इसका मतलब उन दोनों का रेशो कितना आएगा, 6/6 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। दूसरा, जब अपने को अपने उपवास पे चल रहे हैं, अपने फास्ट रख रहे हैं, अपने कार्ब्स कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, अपने रोटी नहीं खा रहे हैं, उस दौरान फैट जो अपने अंदर डिपॉजिट है, जिसको चर्बी बोल देते हैं आम भाषा में, वो फैट अब क्या होगी, बर्न होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अपने बाहर से अब रोटी नहीं ले रहे हैं, अपने कार्ब्स नहीं खा रहे हैं। तो क्या होगा, आरक्यू की वैल्यू आएगी 0.7। जब अपने फैट है उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, लिपिड का, फैट का, या फिर जो वसा जिसको बोल देते हैं, उसका जब अपने ब्रेक डाउन करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, उसमें आरक्यू की वैल्यू आती है 0.7। इसमें फैट के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ये जो आरक्यू की वैल्यू 0.7 आई है, वो किसके लिए है, वो ट्राइपामिटिन नाम का एक वसा है, या कह सकते हैं क्या है, फैट है। ट्राइपामिटिन के लिए 0.7 वैल्यू आती है किसकी, आरक्यू। आरक्यू की वैल्यू कितना है, 0.7। इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है C51H98 और ऑक्सीजन 6 है। इसका जब ब्रेकडाउन होगा तो उससे 0.7 निकलेगा। कैसे आएगा वैल्यू, यहां पर 145 ऑक्सीजन कंज्यूम की जा रही है, 145 मॉलिक्यूल है किसके, ऑक्सीजन के, और डिस्कार्ड किए जा रहे हैं CO2 के कितने मॉलिक्यूल, 102 मॉलिक्यूल है वो CO2 के डिस्कार्ड किए जा रहे हैं। CO2/O2 रखेंगे, 102 अपॉन कितने हो जाएंगे, 145। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.7 वैल्यू। अगला है प्रोटीन। फैट भी खर्च हो चुकी है, शरीर कंकाल बन चुका है, हड्डियां निकल आई हैं। प्रोटीन जो बच गया है अपनी बॉडी के अंदर जितना भी थोड़ा बहुत, अब वो उसका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी जब अपने रेस्पिरेशन करेंगे, जब अपने प्रोटीन का ऑक्सीकरण करेंगे, तब उससे आरक्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.7 से 0.9 के बीच में। ये थोड़ी सी ज्यादा है किससे, फैट से। फैट में 0.7 ओवरऑल, और यहां पर प्रोटीन के लिए आरक्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.7 to 0.9। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ऑक्सैलिक एसिड के लिए आरक्यू की वैल्यू है वो 4 आती है। 4 आती है। इसमें क्या होता है, 4 CO2 के मॉलिक्यूल है वो डिस्कार्ड होते हैं और 1 ऑक्सीजन है वो कंज्यूम की जाती है। तो 4/1 लिखेंगे तो वैल्यू आएगी 4। और कुछ और भी एसिड लिखे हुए कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड भी है। सिट्रिक एसिड के लिए आरक्यू की वैल्यू रहेगी 1.14, मैलिक एसिड के लिए रहेगी 1.33। उसके बाद सक्यूलेंट प्लांट है। सक्यूलेंट प्लांट या मांसल पादप, जीरोफाइटिक पादप जो ग्रो होते हैं डेफिशिएंसी ऑफ वाटर में, जहां पानी की कमी होती है, सूखा रहता है, वहां पे कैक्टस जैसे, नागफनी जैसे प्लांट ग्रो होते हैं, उनको अपने मांसल पादप बोल देते हैं या सक्यूलेंट प्लांट बोलते हैं। यहां पर आरक्यू की वैल्यू क्या रखी है, 0। कमाल की बात है, क्यों 0 है, ये प्लांट वो प्लांट है जो रेस्पिरेशन के दौरान CO2 एक्सहेल करते ही नहीं है, CO2 छोड़ते ही नहीं है। तो CO2 की वैल्यू अपनी कितनी पुट कर देंगे इसके अंदर, 0। नीचे ऑक्सीजन कितनी हो, ऑक्सीजन चाहे कितनी कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन बाहर CO2 नहीं डिस्कार्ड हो रही है, CO2 की ऊपर वैल्यू कितनी रखेंगे, 0। और जब ऊपर 0 है तो नीचे चाहे कितनी भी वैल्यू रखें अपने O2 पर, और जो रिजल्ट आएगा वो आरक्यू का 0 ही आएगा, क्योंकि वहां पर CO2 है वो डिस्कार्ड, CO2 निर्मुक्त नहीं हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लास्ट रह गया एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। याद आता है O2 कंज्यूम ही नहीं हो रही। जब अपन ने एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन पढ़ा होगा, वहां पर अपन ने देखा कि ऑक्सीजन जरूरत ही नहीं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होगी। तो इस बार O2 की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0। CO2 की चाहे कितनी हो, तो क्या होगा, ऊपर कितनी भी वैल्यू 1, 2, 3, 400 हो,
CO2 की, लेकिन नीचे ऑक्सीजन कंज्यूम ही नहीं हो रही, तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी रखेंगे? 0। और जब नीचे 0 आता है तो इन्फिनिट होगा इसका रिजल्ट, तो RQ की वैल्यू इन्फिनिट है। ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? RQ की, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन कंज्यूम ही नहीं होती, ऑक्सीजन अपने ग्रहण ही नहीं करते। इस चार्ट में उन्होंने देखा कि कार्बोहाइड्रेट से RQ की वैल्यू कितनी निकलती है, प्रोटीन से कितनी निकलती है, फैट से कितनी निकलती है, और कार्बोक्सिलिक एसिड, एनारोबिक रेस्पिरेशन और सक्यूलेंट प्लांट मांसल पादपों में RQ की वैल्यू क्या रहती है, ये अपने देखा। इससे एक रिजल्ट निकलता है। इससे रिजल्ट क्या निकला? पहली बात 0 हो सकता है, RQ की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, इन्फिनिट हो सकती है RQ की वैल्यू। वो किस केस में है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। वो किस तरह से होती है वो बता चुका हूं। सेक्युलेंट प्लांट के अंदर RQ की वैल्यू 0 रहेगी, क्यों रहती है वो बता चुका हूं। और 1 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, और 1 से कम भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, 0.7, 0.72, 0.9 भी हो सकती है। एक चीज ध्यान में रखना है, RQ की वैल्यू जितनी हाई रहेगी, जिस तरह से यहां देखा हमने इन्फिनिट, रेस्पिरेशन का जो रिजल्ट है या एटीपी का जो प्रोडक्शन है, एनर्जी का जो प्रोडक्शन है, उतना ही कम होगा। क्यों कम होगा? देखें यहां पर इन्फिनिट आया, किसका? एनारोबिक रेस्पिरेशन है, और अपने वहां पढ़ चुके हैं कि वहां सिर्फ अपने को 2 ATP का ही प्रॉफिट देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? ऑक्सीजन कंज्यूम ही नहीं हो रही। अगर ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होगी तो जो भी अपने पास सबस्ट्रेट पड़ा हुआ है, जो भी अपने पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ग्लूकोज, कार्ब्स वगैरह जो भी है, उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। इस वजह से 2 ATP ही मिल पाती है अपने को। तो कह सकते हैं RQ की वैल्यू जितनी हाई होगी, अपने पास ATP का प्रोडक्शन उतना ही डाउन रहेगा। कह सकते हैं रेस्पिरेशन अच्छा नहीं माना जाता। और जितनी कम होगी वैल्यू किसकी? RQ की, और वो कम किसमें? सर्कुलेंट प्लांट के अंदर, उतना ही ATP का प्रोडक्शन क्या होगा? हाई रहता है। यहां ग्लूकोज का 1 निकाला उन्होंने, तो यहां 36 से लेकर 38 ATP का प्रोडक्शन अपने को देखने को मिलता है, जो अच्छी बात है। एक है ओवरऑल अच्छी बात है। 1 से कम कितना है? 0.7 भी आता है। 1 से कम कितना है? 0.7 से लेकर 0.9, जो किसका आता है? प्रोटीन का। तो फैट से अपने को ऑलमोस्ट किसके कंपैरिजन में? तो यहां अपने अगर कंपैरिजन करें तो फैट से अपने को ज्यादा मिलेगा क्या? ATP का प्रोडक्शन। किसकी कंपैरिजन में? ग्लूकोज के कंपैरिजन में फैट से अपने को क्या मिलेगा? RQ की वैल्यू कम मिल रही है। फैट को अगर अपने ऑक्सीडाइज कर लेते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, तो उससे अपने इस ग्लूकोज के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा ATP का प्रोडक्शन होगा। इसी तरह से प्रोटीन के केस में 0.7 से लेकर 0.9 के बीच में इसका रिजल्ट आता है, RQ की वैल्यू आती है। तो ये थोड़ा सा क्या है, महंगा पड़ जाता है। इससे कम ATP निकल पाएगी किसके कंपैरिजन में? फैट के कंपैरिजन में, क्योंकि प्रोटीन के केस में RQ की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, और इससे भी ज्यादा किसकी हो गई है? ग्लूकोज की। जो ग्लूकोज से अपने को ATP मिलने वाला था, वो फैट और प्रोटीन के कंपैरिजन में कम मिलेगा। उसके बाद अपने कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो RQ की वैल्यू कितनी? 4 है, जो ज्यादा हो गई है। और इस वजह से ग्लूकोज या फैट या प्रोटीन के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे वो सिट्रिक एसिड हो चाहे मैलिक एसिड हो, इससे अपने को ATP कम मिलेंगे। तो रेस्पिरेशन अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अच्छा कहां माना जाएगा? सर्कुलेंट प्लांट के अंदर RQ की वैल्यू 0 है, वहां अच्छा माना जाएगा। यहां पर फैट के केस में भी अच्छा माना जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या होती है? फैट को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है, घी तेल वगैरह। और दूसरा प्रोटीन भी, जहां अपने ग्लूकोज सबसे ज्यादा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? उसको डाइजेस्ट करना, उसको कंज्यूम करना आसान होता है, तो मोस्टली अपने कार्ब्स खाते हैं, अपने फूड के अंदर कार्ब्स लेते हैं। इस वजह से प्राइमरी जो एनर्जी का सोर्स रहता है वो कौन रहता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। यहां सक्यूलेंट प्लांट की बात करें, मांसल पादपों की, तो यहां RQ की वैल्यू 0 आ रही है। 0 क्यों आ रही? CO2 डिस्कार्डिंग है, ऑक्सीजन पूरी कंज्यूम कर रहे हैं, अच्छी कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन CO2 बाहर नहीं निकाल रहे। तो ये भी अच्छा रिजल्ट है। इससे भी अपने को क्या मिलेगी? मैक्सिमम ATP का प्रोडक्शन होगा। ये प्लांट के केस में है, सक्यूलेंट प्लांट की बात कर रहा हूं। फिर आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, जिसमें O2 कंज्यूम ही नहीं होती, इन्फिनिट आता है RQ की वैल्यू। तो यहां पर 2 ATP ही देखने को मिलती है, जो कि लोएस्ट एनर्जी है, इसलिए ये अच्छा रेस्पिरेशन नहीं है।
तो इस रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के साथ में अपनों कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर को, जिसका नाम था रेस्पिरेशन या श्वसन। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपने फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।